नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सारथी गुरुकुल में मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा किया संघ और उसके क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने समझा कि कौन कौन से क्षेत्र भारतीय संघ के हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें हमने समझा नए राज्यों को बनाने की शक्ति, राज्यों की सीमा में बदलाव, पूर्ण रूप से नए राज्यों को भारतीय संघ में जोड़ना, इन सभी की शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारतीय संसद को। हमने यह भी समझा था कि अगर यदि अनुच्छेद 2 और 3 के प्रयोग से कोई भी बिल लाया जाता है, उसमें संवैधानिक संशोधन यानी आर्टिकल 368 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन। और लगभग सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस टॉपिक से आते ही है, जिसमें हम समझेंगे किस क्रोनोलॉजी, किस क्रम से राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण जिस आधार पर किया गया उस आधार पर कितने आयोग बने और आयोग की क्या रिपोर्ट रही, और सबसे पहले राज्य पुनर्गठन विधि, कानून, एक्ट कब आया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और आज एट प्रेजेंट टोटल 28 स्टेट्स किस तरह से हैं ये हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह एक तरह से तीन, आप समझे कि कुछ इवेंट्स होते रहे और उस घटनाओं के क्रम में राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडिपेंडेंस 1947 जब देश आजाद हुआ उस वक्त स्थिति क्या थी। फिर हम समझेंगे जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, उस वक्त क्या स्थिति थी। और जब पहला राज्य पुनर्गठन कानून स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956, तो उसके अकॉर्डिंग कितने राज्य बने। इसके साथ तीन मुख्य आयोग जो जुड़े थे, जिन्होंने इस बात पर रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए या नहीं, तो उन आयोग के बारे में हम समझेंगे। एसके धर आयोग, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमीशन। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, तो लगभग जितनी रियासतें थी उस वक्त, आप जानते होंगे ब्रिटिश रूल में कई प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो रियासत जितने थे तो लगभग 552 थे टोटल, जिसमें 549 ने स्वतः ही इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया। केवल 3 ऐसे रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया इंडियन डोमिनियन का पार्ट बनने से। जब हम ब्रिटिश एक्ट पढ़ेंगे तो इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में यह प्रावधान था कि पार्टीशन के बाद जब 2 डोमिनियन बने तो कौन किसका हिस्सा बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि आउट ऑफ 552, 549 विलिंगली ज्वाइन हो गए इंडिया से, और केवल 3 ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त रिफ्यूज किया। हालांकि विद इन कमिंग 2 to 3 years वो सब भी ज्वाइन हो गए, पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन हो गए। तो वो कौन से 3 थे? सबसे पहला नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 जूनागढ़ एंड नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे 3 उस वक्त रियासतें थी जो भारतीय संघ का हिस्सा बनने से जिन्होंने मना कर दिया। तो हैदराबाद कैसे बना? बाद में पुलिस के एक्शन के द्वारा पुलिस भेजी गई थी और उसके बाद हैदराबाद पार्ट बना। जूनागढ़ जनमत कराया गया, पब्लिक रेफरेंडम हुआ, उससे बना। और जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा का कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर या हैदराबाद या फिर जूनागढ़ भारत का अंग बने। तो यह हमेशा ध्यान रखें कि हैदराबाद थ्रू पुलिस एक्शन,
जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम, जनमत, एंड जम्मू एंड कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये थी 1947 की बात। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया, सभी को पता है 26 जनवरी 1950, तो उस वक्त राज्यों की स्थिति क्या थी? तो दोस्तों, संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ओके, 4 कैटेगरीज वर प्रोवाइडेड ऑफ इंडियन स्टेट्स, पार्ट ए, बी, सी एंड पार्ट डी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितने वर्गों में विभाजित थे? तो 4 वर्गों में। तो 1950 26 जनवरी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो उसमें 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, पार्ट ए, बी, सी एंड पार्ट डी। लेट्स सी कि उस पार्ट, अलग अलग पार्ट में क्या थे। पार्ट ए वाज रिलेटेड टू ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस, जहां ब्रिटिश रूल होता था और गवर्नर्स थे और असेंबलीज थी। ठीक है। पार्ट बी, प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें। पार्ट सी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जैसे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होता है वैसे ही चीफ कमिश्नर्स के थे। और पार्ट डी केवल एक, अंडमान एंड निकोबार। पार्ट ए और पार्ट बी में 9 ईच थे, दोनों में 9-9। पार्ट सी में 10, पार्ट डी में 1, यानी कुल मिलाकर ये थे 29। तो अगर पूछा जाए कि संविधान के वक्त कुल कितने राज्य थे, क्या स्थिति थी, तो 4 वर्गों में विभाजित कुल 29। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए, गवर्नर्स प्रोविंसेस जो है, जो कि कुल 9 थे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज स्टेट्स बाद में भी रह गए और आज भी है। वो 9 कौन थे? लेट अस सी। असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य उस वक्त से ही थे और आज भी। तो पार्ट ए के एटलीस्ट ये 9 नेम्स हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, कुल कितने थे? 29। तीसरी बात, अलग अलग पार्ट्स में कितने थे? पार्ट ए 9 प्लस पार्ट बी 9, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में केवल 1, टोटल 29। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद राज्यों में बदलाव 1956 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, राज्य पुनर्गठन कानून। और ये 7वें संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये हम अभी आगे समझेंगे कि किस प्रकार से हुआ। अभी ये समझ लें कि 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने स्टेट्स और यूटी बने? तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। चलिए हम 1 बाय 1 अब समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 1950 तक तो हमने समझा कि जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो 4 वर्गों में विभाजित था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, कुल 29 यानी 29 थे। अब धीरे धीरे, चूंकि हमें पता है कि हमारा भारत देश इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर बहुत ही डाइवर्स रहा, तो अलग अलग क्षेत्रों से डिमांड्स उठने लगे, आवाज उठने लगे, प्रदर्शन होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो सरकार जब इन चीजों को देखी, तो फिर निर्णय लिया गया आयोग बिठाने का और उनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दें। तो सबसे पहला कमीशन, सबसे पहला आयोग जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, वह था एस.के. धर कमीशन 1948। इसी को हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी कहते हैं, भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है। तो एस.के. धर कमीशन किससे जुड़ा था? राज्यों के निर्माण संबंधी। भाषाई आधार कमेटी, भाषाई प्रांतीय आयोग, सबसे प्रथम आयोग। दोस्तों, इन्होंने टोटली रिजेक्ट किया लिंग्विस्टिक बेस्ड क्रिएशन को। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण करने को इन्होंने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इनका कहना था कि प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक रूप से और प्रशासनिक लेवल पे जिस प्रकार से आसान समझा जाए,
तो वह आधार ज्यादा सही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी द मेन फैक्टर कंसीडर्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भाषाई अधिकार गलत होगा तो भाषाई अधिकार को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। फिर इसी दौरान कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर 1948 के आसपास, है ना, 1948 में जेबीपी कमेटी बनी जिसमें 3 लोग जिनका शॉर्ट हुआ जेबीपी कमेटी। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभाई सीतारामैया। रिपीट, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभाई सीतारामैया। तो इनकी कमेटी बनी। इन्होंने भी कुछ महीने बाद रिपोर्ट दिया 1949 में। तो इन्होंने भी लगभग भाषाई आधार को अस्वीकार कर ही दिया। इन्होंने कहा कि एक आधार भाषा हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से भाषा ही आधार मानना गलत होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें दोनों ही कमीशंस, एस्केधर या जेबीपी, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों 1953 में एक कमीशन बना, फजल अली कमीशन, जिसमें 2 और सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। 1953 फजल अली कमीशन, 2 और लोग, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। जैसे हमने देखा पूर्व के 2 आयोग के नाम थे भाषाई प्रांतीय, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, बट इसका नाम दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, क्योंकि ये राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से बनाया गया था। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया दोस्तों 1955 में रिपोर्ट सबमिट हुआ। इन्होंने कहा ओके, भाषा को आधार माना जा सकता है, राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन 4 बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं कौन सी 4 बातें। सबसे पहला इन्होंने कहा कि देश की जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी आज भी बनी हुई है, जो डाइवर्स लैंग्वेज, भाषा और संस्कृति के लोग एकजुट होकर रखते हैं, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा, देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यह भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, दैट मीन्स कि वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कार्य जो हो वो आसान रहे, किए जा सके, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे विकास के लिए, जो योजनाएं बनाई जाएंगी उन्हें लागू करना आसान रहे, उन्हें लागू करने में कोई मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। तो फजल अली आयोग जो था, जिसका दूसरा नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी, इन्होंने जब 1955 में रिपोर्ट सबमिट किया, इन्होंने कहा ठीक है भाषा आधार हो सकता है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस रखे इन्होंने, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब दोस्तों जब ये हमने आयोग जाना तो ये देखा कि फाइनली 1955 में जब रिपोर्ट आई फजल अली कमीशन की, तो इन्होंने स्वीकार भी किया कि भाषा को आधार बनाया सकता है और 4 शर्तें, कंडीशंस बताई। तो उनके लगभग बहुत सारी बातों को मानकर और कुछ थोड़े बहुत बदलाव करते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। हम उसको एक बार फिर से समझते हैं और देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कितने राज्य बने। तो सबसे पहले दोस्तों 1950 यानी संविधान लागू होने के वक्त, हमने इस लेक्चर के शुरुआत में भी देखा था कि जब 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो कैटेगरी ए जो पार्ट ए था, ब्रिटिश प्रोविंसेस, मैंने बताया था कि वो 9 आज भी एज इट इज स्टेट्स है। तो हम 1 बाय 1 काउंटिंग भी करते हुए चलेंगे। तो 1950 1950 में 9 स्टेट्स, कौन कौन से?
असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट्स 1950 में। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज फॉर एग्जाम्स, 1953 में फजल अली आयोग के आने से पहले एक्चुअली पूरे देश भर में और विभिन्न जगहों पर चल रहा था धरना प्रदर्शन, आवाजें उठाई जा रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो इसी दौरान एक घटना घटी। एक कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु जी थे। पोटी श्रीरामुलु जी का 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद देहांत हो गया। तो long ongoing agitations led to death of Potti Sriramulu after 56 days hunger strikes। तो इस तरह की घटना के बाद दबाव में आकर सरकार ने 1953 में एक राज्य का निर्माण किया भाषा के आधार पर, एंड दैट वाज आंध्र प्रदेश। ऑलवेज रिमेंबर, कौन से राज्य का निर्माण, नहीं, प्रथम राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था? Which was the first state to be created on linguistic basis? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953 में बनाया गया। तो ये हमारा बना 10वां राज्य। और इसके बाद ही फिर फजल अली कमीशन बैठाई गई थी 1953 में, जिसका नाम ही स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन रखा गया। और फिर उसके रिपोर्ट्स जब आए तो फिर उसके बाद स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट भी लाया गया। अभी तक हमने देखा 1950 में 9 स्टेट्स, 1953 में एक आंध्र प्रदेश बना, तो टोटल वी हैव 10 स्टेट्स। नेक्स्ट, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि फिर फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद सरकार ने 1956 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट लाया, है ना, 7वें संशोधन से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमेशा ही मैंने बताया भी कई बार, जहां भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आए, आयोग के कोई नाम आए, कमीशन के नाम आए, या फिर संशोधन की बात की जाए, इन सारी बातों को आप अलग से ध्यान दें, नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको आपकी मेमोरी शार्प रहे, रिवीजन भी आसानी से हो। तो 1956 7वें संशोधन के बाद 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर ये क्वेश्चन हो कि स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 से कितने स्टेट्स का निर्माण किया गया, यूटीज का निर्माण किया गया, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। देखते हैं। तो 14 स्टेट्स में 9 तो वह थे जो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ए में थे। एक 1953 में हमने देखा आंध्र प्रदेश बनाया गया, तो टोटल हुए 10। 4 नए स्टेट्स जुड़े, कौन कौन से देखते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान एंड मैसूर। ओके, तो कुल हो गए 14 स्टेट्स। रिपीट, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, मैसूर, जो बाद में 1973 में उसका नाम चेंज होकर कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो अगर आज के डेट में बोले तो जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान एंड कर्नाटका। तो हियर वी हैव नाउ 14 स्टेट्स। और 6 यूटी कौन कौन से बने? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात कि मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में आते हैं और आ सकते हैं कि कौन से राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में राज्य बनाए गए। तो बहुत ये इस वक्त हमारे माइंड में नहीं आता कि मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ध्यान में रखें, राज्य पुनर्गठन कानून जब 1956 में आया तो 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, चलिए, तो टोटल 14 स्टेट्स। 1960 में 15वां स्टेट के रूप में बना गुजरात, बॉम्बे से अलग होकर एक हो गया महाराष्ट्र एंड न्यू स्टेट गुजरात। तो गुजरात हुआ अपना 15वां स्टेट। ठीक है, बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे, जिससे कि आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज करें रेगुलर इंटरवल्स पे, तो हमेशा ही आपकी मेमोरी में ये आ जाएगा।
1963 वी हैव नागालैंड, जो 16 स्टेट बना असम से अलग होकर। ठीक है, तो 1963 16th स्टेट नागालैंड असम। यहाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में स्टेट की क्रोनोलॉजी आती है। यह भी कि कौन सा राज्य किससे बना, कैसे बना। तो हमने देखा नागालैंड असम से बना, गुजरात बॉम्बे से अलग होकर बना। 1966 वी हैव हरियाणा, जो 17th स्टेट बना पंजाब से अलग होकर। उस वक्त काफी मूवमेंट चल रहे थे पंजाबी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग को अलग करने की। तारा सिंह नाम के कोई लीडर भी थे, वो काफी लीड कर रहे थे इस तरह के रिवोल्ट्स को। तो एक शाह कमीशन बिठाया गया था, जिसने ऐसी रिपोर्ट दी कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखकर हरियाणा पंजाब से अलग कर बनाया गया 17th स्टेट्स 1966। देन वी हैव 1971 हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखें, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, तो केंद्र शासित प्रदेश था, उससे बदलकर पूर्ण राज्य बन गया 1971 में। तो अभी तक हमारे 18 स्टेट हो गए। तो हमने देखा गुजरात 15वां स्टेट 60 में, नागालैंड 16 in 1963, हरियाणा फ्रॉम पंजाब 17th स्टेट इन 1966 और हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट इन 1971। ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश यूटी से स्टेट बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, स्पेसिफिकली, तो इसलिए उसे एक तरह से नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो 70s में हुआ ये। 1972 में 3 स्टेट्स और 2 यूटीज एक साथ बने। ठीक है, तो देखते हैं कौन से 3 स्टेट्स। मणिपुर बना 19वां स्टेट। मणिपुर आपको ध्यान में होगा पहले यूटी था, यूटी से स्टेट बनाया गया। देन वी हैव त्रिपुरा, वो भी यूटी से स्टेट बना। तो मणिपुर त्रिपुरा दोनों ही यूटी थे जो अब स्टेट बने। और मेघालय असम से अलग होकर बना। ठीक है, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय है ना। और यूटी कौन कौन से बने, तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों ही असम से अलग होकर बने। तो यहां भी देखिए एक इंफॉर्मेशन कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश पहले बने। जैसे हमने पहले मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का देखा था, वैसे ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश बने। किससे अलग होकर, असम से अलग होकर। तो अभी तक हमें 21 राज्य हो गए। 1975 में सिक्किम बना 22वां राज्य। सिक्किम दोस्तों पहले एक प्रोटेक्टरेट हुआ करता था, मतलब कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी। 1974 में एक एसोसिएट स्टेट बना, पहले 35वें संशोधन के थ्रू, और फिर 1975 में 36 संशोधन के बाद फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो सिक्किम 22nd स्टेट इन 1975। देन in 1987 we again had 3 states. मिजोरम, जो हमने देखा कि पहले असम से अलग होकर यूटी बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश, जो कि असम से अलग होकर यूटी बनाया गया था। एंड देन वी हैव गोवा। गोवा भी दोस्तों पहले यूटी था, यह 1962 में पुर्तगीज से लिया गया था, तो उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था, और ये 1987 में कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो 1987 आते ही हमारे कुल हो गए 25 राज्य, 25 स्टेट्स। In the very recent 2000, छत्तीसगढ़, then उत्तराखंड, and then we have झारखंड। तो 2000 में कुल 28 स्टेट्स हुए। इन 2014 we had तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो 29 राज्य। तो कुछ साल पहले बिफोर 2019 29 स्टेट्स थे, बट इन 2019 वी नो आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, तो जिससे एक राज्य कम हो गए। तो इस प्रकार आज की परिस्थिति में कुल राज्य 28 होंगे। तो आई जस्ट होप
कि आप पूरी क्रोनोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझे, किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, कौन कौन से आयोग बने। अब दोस्तों एक नजर केंद्र शासित प्रदेश पर डालते हैं। 1956 याद करें, राज्य पुनर्गठन कानून 7वां संशोधन, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। उनमें से कुछ यूटीज बाद में स्टेट बन गए और कुछ आज भी यूटीज हैं। तो फ्रॉम 1956 itself, अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड लक्षद्वीप ये 3 थे। 1962 में जैसे गोवा लिया गया उसी प्रकार पुडुचेरी भी हमारा हिस्सा बना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। 2006 में इसका नाम चेंज किया गया। दोस्तों पहले ये पौंडीचेरी हुआ करता था, ध्यान रखें, पुराना नाम पौंडीचेरी, 2006 में नाम चेंज कर पुडुचेरी हुआ था। 1962 14th अमेंडमेंट के बाद यह भारत का हिस्सा बना। within same year we had Dadar and Nagar Haveli from 10th amendment and Daman and Diu after 12th amendment, और दोनों ही 2020 में मर्ज करके एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बन गए, and Diu and Dadar Nagar Haveli. Then 1966 we had Chandigarh and 2019 we know Jammu Kashmir and Ladakh. तो कुल हुए हमारे 8 यूटीज, बिकॉज 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया था। तो इस प्रकार आज टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। ये एक शॉर्ट में चार्ट दोस्तों, अक्सर एग्जाम्स में मैच द कॉलम्स या स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स कनेक्टेड यहाँ समराइज किया हुआ है। 7th अमेंडमेंट टू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। 9th अमेंडमेंट दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब बेड़ूबारी यूनियन ट्रांसफर किया गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो फिर संशोधन के थ्रू हुआ, तो 9th अमेंडमेंट था। इसके अलावा 10th विद रिस्पेक्ट टू दादर नागर हवेली, 12th गोवा दमन दीव, 13th नागालैंड, 22nd मेघालय, 32nd आंध्र प्रदेश, 53rd मिजोरम, 55th अरुणाचल प्रदेश, 56 अगेन गोवा एंड देन 35th एंड 36 विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने समझा होगा तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 4 में कि किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, आर्टिकल 2 और 3 से किसी नए राज्य का निर्माण होगा। तो फिर यहाँ पर हम इन राज्यों के सामने ये संशोधन कैसा देख रहे हैं? 12th अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट, 32nd अमेंडमेंट, ये कैसे संभव है? तो आंसर इज कि अगर केवल सिर्फ किसी राज्य का निर्माण बस हो रहा है तो वह राज्य पुनर्गठन एक्ट से हो जाता है, लेकिन अगर कोई विशेष प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, कोई स्पेशल क्लॉजेस ऐड किए जा रहे हैं उस राज्य के लिए, कुछ अधिकार, कुछ अलग से प्रावधान, संविधान में वो एक तरह का बदलाव हुआ, तो वहां संशोधन की आवश्यकता होगी। अदरवाइज दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, तो आपने देखा कि इस टेबल में भी कोई ऐसा संशोधन उस राज्यों से जुड़ा हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखें, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 4 में ये लिखे होने के बावजूद कि 368 अप्लाई नहीं होता, ये इन राज्यों में सिक्किम, गोवा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये संशोधन क्यों दिख रहे हैं? हम इसे आगे आर्टिकल 371 में भी समझेंगे, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम ऑफ द स्टेट्स, वहां भी इन चीजों को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बट अब से ध्यान रखें कि यदि कोई विशेष प्रावधान जोड़ा जाता है तब वहां पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो विद दिस आई होप आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा। इन चीजों को अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएं और रेगुलर इंटरवल्स पर फ्रेंड्स रिवीजन जरूर करते रहें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टीम सारथी गुरुकुल आपके साथ आपकी पूरी तैयारी के फेज में आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको सक्सेस तक पहुंचाना ही हम सबका एम है। ओके, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।